तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पंडित रजत गौतम। तो स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो आज हमारा वीडियो का पार्ट 2। जैसा कि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि सर ने बहुत सारी जानकारी दी थी और सर की जर्नी जानी थी बहुत लोगों को, तो उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाई जा रही है। तो सर से आज फिर क्वेश्चन करेंगे और आज सर बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। तो सर आप तैयार हो? बिल्कुल एकदम तैयार। तैयार होने की जरूरत ही नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस है भाई, मैं बता। बिल्कुल, सर का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको सर बिल्कुल मोटिवेट करेंगे। और जितने भी डिमोटिवेट भाई हमारे, तो डिमोटिवेट नहीं होना है, सर से कुछ सीखना है और मोटिवेट होना है। तो सर से सबसे पहला क्वेश्चन मैं यही करूंगा कि सर आजकल के परीक्षार्थियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? तो यदि आज के लिए परीक्षार्थियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मेरे तरफ से पूछोगे तो मैं बोलूंगा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक तरह से ज्ञान का भंडार भी है। उसका यदि आप सदुपयोग करते हैं तो आप ज्ञान अर्जित करेंगे, यदि उस पर आप दुरुपयोग करते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल। जिस प्रकार से आपके किचन में रखा हुआ नाइफ है, उससे सब्जी भी काटते हैं और आप हाथ भी काट सकते हैं। बिल्कुल। तो आप है जो उसका सदुपयोग करें। यदि आप ऑनलाइन क्लास कहीं लिए हैं तो यूट्यूब से लीजिए। कुछ ऐसे जीके जीएस पढ़ना है, जो बहुत ऐसे साइट्स हैं जिसपे जीके जीएस होते हैं, उसको पढ़िए और नोट्स बनाइए। नोट्स पक्का बनाना है। यदि आप यूट्यूब ले रहे हैं क्लास तो नोट्स पक्का बनाएं और सोशल मीडिया का उपयोग कम से कम करें। और जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और जितने हैं ये जो मनोरंजन वाले, इसको तो आप बंद कर दीजिए। जिस प्रकार से घोड़े को दोनों पट्टी साइड में लगा दी जाती है और सीधा देखना होता है, तो जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो केवल आपका फोकस होना चाहिए गोल कि मेरे को जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूं उसको किसी प्रकार से क्रैक करना है। क्योंकि आपके पीछे आपके माँ बाप का हॉबी, उनके रिश्तेदारों का हॉबी, वो प्रेशर होता है। तो आप उनको केवल अपने परीक्षा पे गोल रखें और सोशल मीडिया का कम से कम उपयोग करें। और सोशल मीडिया पे जो भी मनोरंजन के साधन है उसे तो आप अवॉइड कर दें कि नहीं, हमें वो चीज नहीं देखना है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। इससे अच्छा उदाहरण कोई नहीं दे पाएगा आपको जितना सर ने दिया है। ठीक है, एक्सपीरियंस है सर का। तो इसी के साथ में सर दूसरा क्वेश्चन है, सर क्या आप बिना कोचिंग के आजकल एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं परीक्षार्थी? बिना कोचिंग को तो मैंने पहले वीडियो में बताया कि मैं 5वीं नौकरी कर रही हूँ और नौकरी में मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया है। अच्छा। मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि ना तो मेरे को कहीं ऐसा मतलब झूठे बोल के किसी को बहकाना है और कोई मेरा ऐसा ये है। लेकिन बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है जो सिंपल बता रहा हूँ। सपोज आप पटना से दिल्ली आ रहे हो, दिल्ली में किसी इंडिया गेट का एक नाम बता दिया कि आपको जाना है जी। दो बंदे हैं, एक है जो उसके पास गाइड है, पटना से टिकट करता है, अपना पहले से रिजर्वेशन कराता है, दिल्ली आता है, गाइड उसको बोलता है मेट्रो पकड़ो, सेंट्रल सेक्रेटरी उतरो और ऑटो पकड़ो, चांदनी चौक अपना इंडिया गेट चले जाओ। दूसरा एक बंदा मेरे जैसा, उसको बेचारे के पास रिजर्वेशन का टिकट भी नहीं है, जनरल में बैठ के धक्के खाते आता है, फिर पूछता है दिल्ली आकर सर इंडिया गेट कहाँ होगा, फिर और से पूछता हो सकता है कि इंडिया गेट दिल्ली के साउथ में बता दे कहीं और, तो कहीं और चले जाए। तो यदि आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको थोड़ा सा, यदि जो 2 साल में क्रैक करने वाली एग्जाम है वो 4 साल लग जाएंगे, जो 1 साल करने वाली एग्जाम है वो 2 साल लग जाएंगे। क्योंकि सेल्फ स्टडी करोगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन उन लोगों के लिए सेल्फ स्टडी मजबूरी है जो नौकरी कर रहे हैं। कोई 10,000 का कर रहा है, कोई 20,000 का कर रहा है, या कोई जो भी जिसका जैसा अपना नौकरी कर रहा है, या 50,000 का कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो आपको यदि समय नहीं है तो आप सेल्फ स्टडी आपका ही एक रास्ता है। लेकिन यदि आप स्टूडेंट हैं, आपके गार्जियन आपको पैसा खर्च करने में सक्षम है तो आप कोचिंग का सहारा लें। लेकिन कोचिंग का सहारा लेते समय एक चीजों का ध्यान जरूर रखें कि जिस भी एग्जाम की तैयारी करनी है उसका प्रीवियस ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर का क्वेश्चन पेपर आप खुद लें। आपको हर एक एग्जाम का मिल जाएगा नेट पे, और उसको स्टडी करें। चैप्टर वाइज एक नोट्स बना लें कि किस में आपको स्टडी करना है, और नोट्स बनाने के बाद आप देखें कि आपका जो टीचर है वो जो पढ़ा रहा है क्या उस सिलेबस के लिंक पे पढ़ा रहा है या हट के पढ़ा रहा है। तो आप वहां पर भी एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका जो जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं वो क्या, जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वो जो पढ़ा रहा है क्या उसका क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से टैली करता है, उसी से आता है। तो इस चीज को एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं। तो सर कोचिंग तो बहुत सारी है, जैसे कि आप देखते हो कि हर जगह कोचिंग खुली है, तो कोचिंग भी तो एक सही डिसाइड करनी पड़ेगी ना उस चीज के लिए। डिसाइड के लिए मैं किसी एक कोचिंग का नाम लूंगा तो आप बोलेंगे कि फलाना कोचिंग का सर आप प्रमोशन कर रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं लेंगे तो आप बोलेंगे सर उसका आप एक कर रहे हैं। तो आप खुद डिसाइड कर लें। और यदि आपको पूछना होगा तो सब कोचिंग का बुराई और अच्छाई करके लिए 8-10 कोचिंग का नाम लेकर के मैं बता सकता हूँ, जिसमें उनकी अच्छाई भी बताऊंगा, बुराई भी बताऊंगा। फिर आपको डिसीजन लेना है कि आपको किस में पढ़ना है। बिल्कुल सर, क्योंकि मैं किसी एक का बड़ाई भी नहीं कर सकता। जो कोचिंग अच्छे होते हैं तो उसके कुछ बुराइयां भी होती हैं, और जो कुछ खराब है, मतलब कोई ऐसा कोचिंग हो ही नहीं सकता जिसका अच्छाई हो और बुराई ना हो। कोचिंग का सही चयन करके कोचिंग ली जाए तो हाँ, कोचिंग का लिया जाए। और उसके लिए जरूरी है कि आप जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर स्टडी करें। ओके, बहुत बढ़िया सर। बहुत जैसे कि आजकल फोर्सेज में जितनी भर्तियां होती हैं तो उसको एसएससी कराती है। तो एसएससी क्या है? जैसे बहुत सारे भाई लोग भर्ती हो रहे हैं, उनको पता नहीं कि एसएससी क्या है। ये पता है कि एसएससी से भर्ती होते हैं, तो एसएससी क्या है थोड़ा बताइए। एसएससी का पूरा नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन
भारत सरकार के अंदर जितने भी नॉन गेटेड पोस्ट की भर्ती होती है वो सब एसएससी लेती है, लेकिन हमारे फोर्सेस में 3 टाइप का एंट्री लेवल है। या तो कांस्टेबल में आप भर्ती होंगे, या सब इंस्पेक्टर में होंगे, या असिस्टेंट कमांडेंट से शुरू होंगे। लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट का भर्ती लेता है, गेटेड पोस्ट है, यूपीएससी लेता है। बच गए 2, सब इंस्पेक्टर लेवल का और कांस्टेबल लेवल का। यदि सब इंस्पेक्टर लेवल का लेना है तो उसमें 5 पैरामिलिट्री फोर्सेस की भर्ती एसएससी सीपीओ के थ्रू लेती है, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी है। ये 5 है। और यदि आप कांस्टेबल लेवल से भर्ती होना चाहते हैं तो ये 5 के अलावा 2 और जोड़ दीजिए, एसएसएफ जिसका नाम है सचिवालय सिक्योरिटी फोर्स, और असम राइफल। असम राइफल में से इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं होती है, क्योंकि असम राइफल में जो भी गेटेड पोस्ट है वो आर्मी से आते हैं, और जो सब इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट है वो उन्हीं को प्रमोशन देकर बनाते हैं। सब इंस्पेक्टर लेवल की भर्ती असम राइफल में नहीं होती, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप बोलेंगे तो 7 आ जाती हैं, लेकिन सब इंस्पेक्टर रैंक की भर्ती 5 की होती है। तो जैसे सर इसको पहले पैरामिलिट्री बोलते थे, अब तो सीएपीएफ में आ गया ना सारा। हाँ, जैसे बोलचाल की भाषा में पहले भी बोलते थे, आप न्यूज में सुने होंगे, इतना पैरामिलिट्री की कंपनियां यहाँ भेजी गई चुनाव में, यहाँ पैरामिलिट्री भेजी गई, लेकिन अभी कर दिया सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। जी सर, अगर फोर्स में भर्ती होना है तो उसके लिए एज और एजुकेशन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और क्या होता है, थोड़ा सा उसे बताइए। यदि सिपाही में भर्ती होना है, जो कांस्टेबल जीडी बोलते हैं, जो बोलचाल की भाषा में सिपाही बोलते हैं, उसके लिए 18 से 23 है। यदि सब इंस्पेक्टर में भर्ती होना है तो 20 से 25 है। और यदि असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती होना है जो यूपीएससी लेती है तो 21 से 25 है। और यदि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जाना है तो 18 से 25 है। और रही बात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यदि कांस्टेबल जीडी जो सिपाही बोलते हैं उसमें आपका मैट्रिक, और एसआई के लिए ग्रेजुएशन, और असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भी ग्रेजुएशन। इसका जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का 10+2। और हाइट पे देखा जाए तो कांस्टेबल का 170 है, जो जनरल पहाड़ी एरिया का बता रहा हूँ, लेडीज का कम है, आप पहाड़ी का आप देख लेना डिटेल, लंबा हो जाएगा वीडियो। 170 एसी के लिए 165 है। असिस्टेंट कमांडेंट और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दोनों का सेम है। जिसका हाइट कम है असिस्टेंट कमांडेंट बन जाओ या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो सर जैसे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, बहुत सारे भाई लोग कमेंट रहते हैं, स्पेशली आजकल बहुत भर्तियां निकल रही है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, तो उसमें सर कैसे भर्ती हो जाता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, स्पेशल बताइए थोड़ा सा 2 लाइन। यदि जिसका फिजिकल कमजोर है जी, और दिमाग मतलब पढ़ने में तेज है, टाइपिंग अच्छी है, तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भर्ती होगा। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सबसे ज्यादा जो छटते हैं वो छटते हैं टाइपिंग में। यदि 100 आदमी पास किया है पीएसटी, यानी जो फिजिकल स्टैंडर्ड पास किया, रनिंग तो उसमें होती नहीं है। यदि अपना फिजिकल स्टैंडर्ड पास किया 100, तो मुश्किल से 2 या 3 या 4 या 5 एक बैच में मात्र पास होते हैं। मतलब टाइपिंग बहुत हार्ड होती है। टाइपिंग हार्ड नहीं, नॉर्मल है। मेरी टाइपिंग तो 60 की स्पीड थी, लेकिन जो लोग कर नहीं पाते हैं, जो अभी आपके व्यूअर सुन रहे होंगे वो बताएंगे, तो मिनिमम तो अंग्रेजी की 35 है, लेकिन आपका 40 और 45 रहेगा, तब जाके आप एग्जाम में जो 35 कर पाएंगे, क्योंकि प्रेशर तो होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसमें हाइट का भी फायदा मिल जाता है ना बच्चों को। हाँ, मतलब उनका यह मानना है कि आप तो एक तरह से क्लर्क हो, आपको तो राइफल चलाना नहीं है, तो उतनी हाइट की जरूरत पड़ेगी। 165 में हो जाता है ना, 165 में आप असिस्टेंट कमांडेंट भी बन जाएंगे, 165 में आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भी। तो ये बहुत बेहतरीन जानकारी हमारे जानने वालों, मतलब सब्सक्राइबर्स के लिए, कि आपने इतनी अच्छी इनको जानकारी। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे भाई लोगों कमेंट, अधिकतर कमेंट ये रहते हैं, सर मुझे कमांडो बनना है, एनएसजी कमांडो बनना है, एसपीजी कमांडो बनना है। मोदी जी के पीछे लोगों को देख के जो होता है ना, फोर्स होती है, उसको देख के ऐसे मोटिवेशन हो रहा है, सर हमें भी मोदी जी के पीछे चलना है। तो क्या डायरेक्ट एनएसजी एसपीजी में भर्ती होती है? नहीं, एनएसजी और एसपीजी में डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस से हैं और आर्मी से है, उसमें 2 ग्रुप बनाया हुआ है एनएसजी में। पैरामिलिट्री फोर्सेस से भी आते हैं और आर्मी से भी आते हैं। उसकी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है उसको, जिसको एनएसजी को ब्लैक कैट भी बोलते हैं। आपने देखा होगा, ड्रेस एकदम काला काला रहता है और लगता है पटका लगा करके लगता है कि हाँ, लेकिन वो बनने के लिए बहुत तप करना पड़ता है। स्पेशल कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। और जो केवल पहले फोर्स की ट्रेनिंग कर लेते हैं, उसमें भी यदि 100 गए तो मुश्किल से 10 और 15 उसमें सिलेक्ट होते हैं, तब जाके एनएसजी बनते हैं। और जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है एसपीजी, उनका मेन काम है प्रधानमंत्री जो करंट में है उनका सुरक्षा देना, और यदि एक्स प्रधानमंत्री और उसके फैमिली तो 1 साल तक के लिए सुरक्षा देना। वो केवल है जो इंदिरा गांधी की डेथ के बाद है जो एसपीजी का नियम लागू किया था। और एनएसजी का मेन काम है वीआईपी सिक्योरिटी, जो Z+ सिक्योरिटी है उसको, या तो आतंकवाद रोधी। तो सर इसमें जैसे कि एसपीजी में या एनएसजी में जाने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है फोर्स में जाने का? मतलब पहले फोर्स में भर्ती होना पड़ेगा ना उसके लिए? पहले तो आपको फोर्स में भर्ती होना पड़ेगा। फोर्स में भर्ती होने के लिए
अलग मिनिमम है जो 5 साल आपकी सर्विस होनी जी। चाहिए, आपका सर्विस रिकॉर्ड नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जो भाई लोग नहीं भर्ती हुए उन्हें पता नहीं होगा कि सर्विस रिकॉर्ड नीट एंड क्लीन क्या बोलते हैं। अच्छा। लेकिन जो डिपार्टमेंट का उन्हें पता है कि उसके बाद जो वहां से डिमांड आती है कोर्स के लिए, कोर्स में फिर जाते हैं, कोर्स में पास होते हैं, पास होने के बाद फिर दोबारा डिमांड आती है कि इतनी इतनी डिमांड है, वैकेंसी है, जो एनएसजी क्वालिफाइड है उनका फिर से ट्रेनिंग मतलब दोबारा उसमें डिप्यूटेशन में जाता है और रेगुलर ट्रेनिंग होती है। एनएसजी में ऐसा नहीं कि आपने एक दिन ट्रेनिंग कर लिया बच गए ना। नॉर्मल सर जो ट्रेनिंग होती है कितने मंथ की होती है एनएसजी की? 3 मंथ। 3 मंथ की 90 दिन की होती है ना। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद वो रेगुलर बोलते हैं उसको। तो कितने साल के लिए हम एनएसजी में जा सकते हैं? मिनिमम 5 ईयर का रहता है, फिर कोई एक्सटेंड भी कर देता है। आपका फिजिकल एफिशिएंसी कैसा हो सकता है कि पहले भी आपको भेज सकता है। जी, जी। लेकिन 5 ईयर का है, 5 ईयर रहेंगे, किसी का एक्सटेंड भी कर देता है, लेकिन एक बना रखा है कि 5 ईयर का लिए। अच्छा, 5 साल के लिए एनएसजी में जाते हैं, मतलब क्योंकि उनको एकदम क्रीम चाहिए, मतलब एनएसजी हाँ, क्रीम चाहिए और उसके लिए फिजिकल एफिशिएंसी आपको हमेशा हर एक महीने पास भी करना होता है। तभी आप रहेंगे, नहीं तो आप उसकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं पास करेंगे तो आपको वापस यूनिट में। बिल्कुल। तो आपको पता लगी होगी एनएसजी और एसपीजी में कैसे जाया जाता है। तो कमेंट भाई लोग करते हैं, उनको एक बार ये वीडियो जरूर देखें, ठीक है सर। जैसे कि आपको इतनी अच्छी नॉलेज है तो इसका फायदा मुझे लगता है आपके बच्चों को बहुत ज्यादा होता होगा। हाँ, तो जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाता हूँ और सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं केवी में। ओके। और शुरू क्लास 1 से लेकर के 10 तक उसका 95 प्लस स्कोरिंग है। बहुत बढ़िया। और उसको मैं हर तरह से गाइड करता हूँ कि क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, कैसे नीट में जाओगे, कैसे इंजीनियर बनोगे, कैसे डॉक्टर बनोगे, कैसे मैनेजमेंट में करोगे। लेकिन मेरे पास अभी तक मैं कोई ट्यूटर नहीं लगाया, मैं ही गाइड करता हूँ उनको हर फील्ड के लिए। मैं खुद गाइड करता हूँ और उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। उसके टीचर भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जब मैं पेटीएम में जाता हूँ तो टीचर मुझे भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि सर आप इतना नॉलेज रखते हैं और शिक्षा के प्रति आप जागरूक हैं। बिल्कुल सर। बहुत सारे भाई लोग जैसे फॉर्म भरते हैं, फॉर्म को फिल करते हैं तो उनको पता ही नहीं रहता किसमें भरना है। वो कहते हैं बीएसएन भर दिया, सीआईएसएन भर दिया, एसएसबी जो भी भरते हैं, तो उनको पता नहीं रहता किसमें भरना है प्रॉपर्ली। उनकी चार्टर ऑफ ड्यूटी ऑफ चार्टर क्या होता है, थोड़ा सा उसे डिफाइन करिए थोड़ा सा। सर यदि पैरामिलिट्री की बात करेंगे तो जैसे मैं पहले भी बताया कि 5 तो सब इंस्पेक्टर रैंक के लिए आ जाता है जी। और यदि कांस्टेबल रैंक में आएगा तो 5+3 है। एनसीबी है, जैसे बीएसएफ भी है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, आसाम राइफल, एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और एसएसएफ सेंट्रल सेक्रेटरीट फोर्स है। वो मतलब सीआईएसएफ का छोटी भाई बोलना, उसका केवल बिल्डिंग में ही है, टाउन में रहता है। जी। तो जिसको लगता है कि सीआईएसएफ पे नहीं हुआ तो एसएसएफ भी सेकंड में भर सकता है, जिसमें फैमिली थोड़ा सा बढ़ा सकती है। और रही बात ड्यूटीज की तो बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी तीनों को बोलते हैं बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, BGF। भारत पाकिस्तान की बॉर्डर हो तो बीएसएफ देखती है, भारत बांग्लादेश की बॉर्डर हो तो बीएसएफ देखती है, भारत चाइना की बॉर्डर है तो उस पे अपना आईटीबीपी रहती है, और एसएसबी है जो नेपाल भूटान की बॉर्डर देखती है जी सर। और नॉर्थ ईस्ट में आसाम राइफल है जी। और एसएसएफ बता ही दिया कि आपका बिल्डिंग की सिक्योरिटी अच्छा है। रही बात सीआरपीएफ का, तो देश के अंदर जितने भी चुनाव होते हैं, दंगे फसाद लड़ाई झगड़े जितने भी होते हैं तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसका नाम है, तो कहीं भी कोई आपदा होती है तो सीआरपी को भेज दिया जाता है। रही बात जो सबको लगता है सर सीआईएसएफ में होता तो ठीक रहता, जिसका नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो भारत सरकार के अंदर जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं, जैसे सी पोर्ट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो हो गया, डीएई हो गया, बीएचईएल हो गया, गेल हो गया, बहुत से प्रतिष्ठान है, जितने सरकारी प्रतिष्ठान हैं, और दिल्ली के अंदर जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग सिक्योरिटी जीबीएस बोलते हैं, जैसे नॉर्थ ब्लॉक हो गया, साउथ ब्लॉक हो गया, इवन तो अभी वीआईपी सिक्योरिटी भी दे रही है सीआईएसएफ, और पार्लियामेंट की भी सिक्योरिटी अभी सीआईएसएफ के ही ऊपर है। और यदि कहेंगे तो सबसे ज्यादा इसीलिए लोग लाइक करते हैं सीआईएसएफ को कि ड्यूटी जैसा भी हो सब फैमिली रखने का मौका थोड़ा सा मिल जाता है, और सबको लगता है कि ऐसे जगह रहे जहाँ पे फैमिली साथ में हो। बाकी सभी फोर्सेस अपने जगह। आपके व्यूअर जो पेरेंट्स है, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप हर फील्ड की जानकारी रखें, और हो सकता है कि आपका एज निकल गया हो तो उसका ज्ञान का लाभ अपने बच्चों को दें, और अपने बच्चों को ऊपर बर्डन ना दें कि आपको यही बनना है, यही करना है। उसको क्या करना है उसको फ्री होने दें, और लगता है कि उसमें आप सहयोग कर सकते हैं तो उसमें साथ से साथ कंधा मिलाकर चले। और दूसरी चीज आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आपने अपने वीडियो में, जैसा कि कई यूट्यूब चैनल के लोग बोलते हैं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि आप अपने व्यूअर को बोले कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो यूथ अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे अपने बच्चों को क्या कराऊं, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता है, आप कमेंट करें, आपका
जवाब जरूर दिया जाए। हाँ, तो भाई इस वीडियो को सर ने बोला है तो शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अगर हो सके तो आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो जब तक के लिए सर, सबके लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।